Welcome to all. Myself Anita Mala, Assistant Professor Botany, JDB Government Girls College, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है जीन मैपिंग। जीन मैपिंग क्या होता है? जीन मैपिंग एक मेथड है जिसके द्वारा हम डीएनए पर जीन की स्थिति का निर्धारण करते हैं या फिर हम डीएनए के ऊपर जीन्स की रिलेटिव पोजीशंस का निर्धारण करते हैं कि जीन के बीच की क्या दूरी है, जीन कहाँ पर स्थित है। तो जीन मैपिंग जो होता है यह जीन्स की लोकस को क्रोमोसोम पर मैप करता है कि जीन्स की पोजीशन क्या है, वो जीन्स कहाँ पर स्थित हैं, उनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस क्या है। तो जीन मैपिंग के लिए जो हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है वह है जेनेटिक मार्कर की। अब जेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं? जेनेटिक मार्कर्स जो होते हैं वह डीएनए सीक्वेंस होती हैं, जीन्स ही होते हैं, लेकिन उनकी जो लोकेशन होती है वह क्रोमोसोम पर कहाँ है यह हमें पता रहती है। और इसी जेनेटिक मार्कर को हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या स्पीशीज के आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं यह लैंडमार्क्स की तरह हमारी हेल्प करते हैं। जैसे अगर हमें किसी के घर का पता करना होता है तो हम देखते हैं कि हमने बताया कि भाई हमारा घर पोस्ट ऑफिस के नजदीक है, तो पोस्ट ऑफिस लैंडमार्क हो गया। इसीलिए ऐसे ही जेनेटिक मार्कर भी फंक्शन करते हैं कि कि इस जेनेटिक मार्कर के पास यह जीन स्थित होगी। तो जेनेटिक मार्कर्स हमारी हेल्प करते हैं। जेनेटिक मार्कर्स आर यूज्ड to track the inheritance of a nearby gene that has not yet been identified but whose approximate location is known. So जीन मैपिंग के लिए हमें जेनेटिक मार्कर्स चाहिए होते हैं। अब जेनेटिक मार्कर्स या तो सिंगल बेस पेयर चेंज भी हो सकता है, जिसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज होने पर वह पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। या फिर ये मिनी सैटेलाइट्स हो सकते हैं। मिनी सैटेलाइट्स क्या होते हैं? यह 10 to 60 बेस पेयर्स के बने हुए होते हैं और रिपीटेड सीक्वेंस होती हैं। यह 5 to 50 टाइम्स रिपीटेड सीक्वेंस होती हैं। मिनी सैटेलाइट्स ह्यूमन जीनोम के अंदर 1000 टाइम्स भी यह रिपीटेड पाई जा सकती हैं। इनमें हाई म्यूटेशन रेट होती है। तो मिनी सैटेलाइट्स जो होते हैं यह अधिकतर सेंट्रोमियर्स और टीलोमियर्स पर ज्यादा स्थित होते हैं। अब मिनी सैटेलाइट्स जो होते हैं ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती हैं, इनसे कोई प्रोटीन फॉर्म नहीं होता है, लेकिन ये हमारी हेल्प करते हैं। दे आर यूज्ड एज जेनेटिक मार्कर जो हमें बताते हैं कि यह जीन यहाँ पर इस जेनेटिक मार्कर के नजदीक स्थित है। नाउ जो जेनेटिक मार्कर है वह हमारे पास कैसा होना चाहिए? जो जेनेटिक मार्कर होना चाहिए इट मस्ट बी पॉलीमॉर्फिक सो दैट डाइवर्सिटी मस्ट बी मेजर्ड, ताकि हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या स्पीशीज टू स्पीशीज क्या वेरिएशन है वो हमें पता लग जाए। इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम, और जीनोम में वो थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इट शुड बी इजीली एंड फास्ट डिटेक्टेड एंड हमारे पास जेनेटिक मार्कर ऐसा होना चाहिए जो होमोजाइगोट और हेटेरोजाइगोट को डिफरेंशिएट कर सके। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। नाउ जो जीन मैपिंग होती है वो दो तरह की होती है, जेनेटिक मैपिंग एंड फिजिकल मैपिंग। जो जेनेटिक मैपिंग जो होती है ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज को यूज करता है कि जो नए रिकॉम्बिनेशन कितने बने उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो जेनेटिक मार्कर्स के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर 1% ऑफ चांस है रिकॉम्बिनेशन का बिटवीन मार्कर्स तो उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमॉर्गन होगी। लेकिन जो फिजिकल मैप होता है यह एक्चुअल डिस्टेंस हमें जेनेटिक मार्कर के बीच में बताता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर उनका डिफरेंस है। तो जेनेटिक जब भी हम मैपिंग करते हैं तो जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप दोनों को यूज करते हैं। बोथ मैप्स जो होते हैं वह क्या है? कलेक्शन ऑफ जेनेटिक मार्कर या जीन लोसाई, इनकी कलेक्शन होते हैं। नाउ हम देखते हैं कि जो फिजिकल मैप है ये ज्यादा एक्यूरेट है। किससे ज्यादा एक्यूरेट है? जेनेटिक मैपिंग से ज्यादा एक्यूरेट होते हैं और हमें ज्यादा एक्यूरेसी हमें देते हैं। इसकी रिकॉम्बिनेशन रेट क्योंकि हो सकता है कि हमें जेनेटिक मैपिंग की कम अगर नहीं आ रही है
तो ज़्यादा जो एक्यूरेट जो होता है वो फिजिकल मैप होता है ना। सबसे पहले हम जेनेटिक मैपिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो जो रिसर्चर्स होते हैं सबसे पहले जेनेटिक मैप बनाने के लिए वह कोई फैमिली जो होती है वहाँ से ब्लड सैंपल्स या सलाइवा के या टिश्यू के जो सैंपल्स जो कलेक्ट करते हैं, देन वह उनके अंदर के यूनिक पैटर्न्स जो होते हैं कि अगर फैमिली में किसी को डिजीज है तो नॉर्मल और डिजीज के बीच में जो यूनिक पैटर्न्स हैं उनमें कहाँ वेरिएशन आ रहा है। तो इस प्रकार से हम ऐसे मार्कर्स का यहाँ यूज करेंगे जो मोर पॉलीमॉर्फिज्म हो और हमें शो कर सकता हो कि नॉर्मल पर्सन जो है और जो डिजीज पर्सन है दोनों को अलग दिखा सके हमें। तो सबसे पहले जेनेटिक मैपिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए जेनेटिक मार्कर्स और दूसरा हमें चाहिए मैपिंग पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा मैपिंग पॉपुलेशन होगी उतना ही ज्यादा रिजोल्यूशन उसका होगा। नाउ जो हम जेनेटिक मार्कर्स है वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर हम लेते हैं। फिनोटाइपिक कैरेक्टर जैसे अगर हम देखें किसी कोई पुष्प सफेद है कोई पुष्प लाल है तो जो जेनेटिक मार्कर्स होंगे वो उनसे अटैच होने चाहिए ताकि हमें इजीली आइडेंटिफाई हो सके। नाउ हमने देखा कि जो जेनेटिक मैपिंग होती है यह रिकॉम्बिनेशन को यूज करती है कि रिकॉम्बिनेशन जो परसेंटेज है जेनेटिक मार्कर्स में वो अगर ज्यादा है तो उनकी जो बीच की दूरी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर 1% चांस है तो 1 सेंटीमॉर्गन उसके बीच की डिस्टेंस है, या अगर 25% अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो 25 सेंटीमॉर्गन हम उसकी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ जेनेटिक मैपिंग के लिए डिफरेंट मॉलिक्यूलर मार्कर्स या जेनेटिक मार्कर्स डेवलप किए गए हैं। तो हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे हमने देखा है कि इसका यहाँ पर है ये लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, अर्थात यह जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की जो लेंथ के पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर सकता है। और यहाँ पर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं इसीलिए इसका नाम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इसका रखा गया है। इसके लिए RFLP के लिए हमें सबसे पहले तो हमें DNA सैंपल चाहिए होता है जो लार्ज होना चाहिए। नॉन हमें DNA सीक्वेंस हम इसमें लेते हैं और उसके साथ हम इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को इंक्यूबेट करते हैं, उसके साथ मिक्स कर देते हैं। देन हमें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स हमें मिलते हैं, उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर उसको रन करवाते हैं। तो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अपने साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट पोजीशन पर जाकर वो रन करते हैं। देन हम आप यहाँ पर टेक्निक्स देख सकते हैं। देन हम उस जो जो एग्रोस जेल है उसको हम सदन प्लॉटिंग करवाते हैं, उसको हम नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे लेते हैं। देन हम DNA प्रोब्स यूज करते हैं। जो नॉन DNA प्रोब्स होते हैं वो जो सेगमेंट्स जो सेग्रीगेट हुए हैं उनके साथ हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। देन हम उसको एक्सरे फिल्म पर डिटेक्ट कर सकते हैं। हमें एक्सरे फिल्म पर वहां पर हमें इजीली बैंड्स हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आप देखें, एक नॉर्मल पर्सन है, उस फैमिली में अगर कोई डिजीज्ड पर्सन है तो हम देखते हैं कि कैसे RFLP उनके बैंड्स को अलग अलग डिटेक्ट करता है। जब हमने देखा कि हम MSTL रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज कर रहे हैं तो जो नॉर्मल पर्सन है वहां पर जो डिफरेंट बैंड हुआ वो 2 हमें मिले हैं, जबकि जो डिजीज है उसमें हमें ये एक बैंड यहाँ पर मिला है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा जो हमने RFLP परफॉर्म किया यहाँ पर तो हमें जो अलग अलग बैंड से यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें तो जैसे पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं जिनका जो जीनोटाइप है वो AA है, कैपिटल A है और दूसरे का स्मॉल है। तो हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका बैंडिंग पैटर्न हम देखें तो यहाँ पर एक बैंड हमें मिल रहा है, सेकंड पेरेंट का बैंड यहाँ मिल रहा है, और जो हेटेरोजाइगोट हमें मिला है तो जो हमें यहाँ पर आप देखें जो F1 जनरेशन हमें मिली है वो हेटेरोजाइगोट है, तो हमें 2 बैंड्स यहाँ मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो RFLP जो मार्कर होता है ये हेटेरोजाइगोट्स को होमोजाइगोट्स को डिफरेंशिएट कर पा रहा है, इसीलिए हम इसको कोडोमिनेंट मार्कर भी कहते हैं।
अब RFLP का हमने कहाँ यूज किया, जैसे हमने पैटर्निटी टेस्टिंग में इसका यूज करते हैं। अगर पेरेंट्स का और उनके ये डॉटर ये जो सन है जो अगर उसका दोनों का बेंडिंग पैटर्न सेम है तो वह पैटर्निटी टेस्टिंग जो है वो पॉजिटिव पैटर्निटी टेस्टिंग जो है करेक्ट आएगा। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम RFLP का यूज करते हैं। फाइलोजेनी स्टडी के लिए भी हम RFLP का यूज करते हैं। तो हमने ये देखा कि RFLP में हमें एक DNA सैंपल हमने पहले लिया है, देन उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा कट किया है। रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो होती हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि उनके बीच में जो रिपीट्स हैं वो डिफरेंट हैं। इन रिपीट्स को हम VNTR भी कहते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। तो वो रिपीट्स डिफरेंट होने के कारण जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट हमें मिलते हैं और इस प्रकार हमें डिफरेंट बैंड्स देखने को मिलते हैं। नाउ सेकंड जेनेटिक मार्कर हम यहाँ ले रहे हैं RAPD, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। इसके अंदर हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो PCR को हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसमें जो हमें DNA चाहिए वो हमें नॉन होना जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास सैंपल कम भी है तो भी हम RAPD को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें चाहिए होते हैं शॉर्ट प्राइमर्स जो 8 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं। लेकिन जब हमें इनकी सीक्वेंस पता नहीं है, नॉन सीक्वेंस नहीं है, अननोन है, तो ये रैंडमली कहीं पर भी जाकर DNA पर अटैच हो जाएंगे और वहां से उसका एम्प्लीफिकेशन करना शुरू कर देते हैं। तो RAPD मार्कर्स जो होते हैं, जो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स होंगे वो 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सेगमेंट्स, 10 to 12 जो सेगमेंट्स लॉन्ग हमें एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो RAPD टेक्निक के लिए जो टेक्निक है उसके लिए सबसे पहले हमें सैंपल्स चाहिए। DNA सैंपल हमने ले लिया, देन उसके अंदर हम प्राइमर्स को ऐड करेंगे। अब प्राइमर्स सीक्वेंस में पता नहीं है तो जो प्राइमर्स होंगे वह लेंथ में कहीं पर भी जाकर अटैच हो जाएंगे, रैंडमली अटैच होंगे, फिर वहां से उस DNA पार्ट का एम्प्लीफिकेशन करना शुरू करें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमर को उसकी कोई सीक्वेंस मिले ही नहीं तो PCR में प्रोडक्ट हमें नहीं भी मिल सकता है। तो RAPD में हमने देखा कि जो प्राइमर्स हम यूज करते हैं, लेकिन RAPD में रिप्रोड्यूसिबिलिटी कम होती है। अगेन अगर हम PCR को बार बार अगर हम रन करवाएंगे तो हो सकता है कि प्राइमर्स अलग अलग जगह पर अटैच हो, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा एम्प्लीफाइड प्रोडक्ट जिसको एम्प्लीकॉन कहते हैं वो भी डिफरेंट हमें मिलेगा। तो इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी कम होती है। नाउ हमने देखा कि कैसे फ्रेगमेंट्स एम्प्लीफाई हो रहे हैं। देन उसके बाद हम जो PCR में रन करवाने के बाद जो हमें फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उनको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो A है उसके अंदर हमें 3 यहाँ पर बैंड्स मिले हैं और B में हमें यहाँ 2 मिले हैं बैंड्स। नाउ RAPD में लिमिटेशंस मैंने पहले बताई कि एक तो यह डोमिनेंट मार्कर है, तो हेटेरोजाइगोट्स को और होमोजाइगोट्स को अलग यहाँ पर नहीं किया जा सकता। दूसरा ये PCR बेस है तो हमें डिफरेंट प्राइमर्स हमें चाहिए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए, टैग पॉलीमरेज हमें यहाँ चाहिए, बफर चाहिए, तो इन सब की आवश्यकता होती है। दूसरी रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी कम होती है। अगर हमने एक ही प्राइमर हम यूज करें लेकिन हो सकता है वो अलग अलग जगह पर जाके रैंडमली अटैच होता है, तो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट भी हर बार हो सकता है अलग हमें मिले। नाउ डिफरेंस RFLP और RAPD टेक्निक में क्या डिफरेंस होता है? तो हमने देखा कि जो RAPD टेक्निक होती है वो PCR बेस्ड होती है, RFLP जो होती है नॉन PCR बेस्ड होती है। RAPD में हमें स्मॉल क्वांटिटी जो DNA की वो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन RFLP के अंदर हमें लार्ज क्वांटिटी चाहिए होती है। RAPD is 5 times faster than RFLP। नाउ मेथड में अंतर हमने देख ही लिया कि जो RFLP है इसके अंदर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करते हैं और फिर उन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करते हुए जो हमें फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन सदर्न डॉटिंग के द्वारा हम प्रोब्स को हाइब्रिडाइज करवा के उनको एक्सरे फिल्म पर बैंड्स को हम डिटेक्ट करते हैं। जबकि RAPD में हमने क्या किया कि हमने जो DNA सैंपल लिया उसको प्राइमर्स के साथ मिक्स किया। यहाँ हमें कोई सीक्वेंस में यहाँ पर पता नहीं है तो वो प्राइमर कहीं पर भी जाकर अटैच हो जाएगा और रैंडमली वह
डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करेगा, देन हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से वो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा ये आरएपीडी और आरएफएलपी में यह अंतर है। तो आरएफएलपी में तो हमें डीएनए की जो सीक्वेंस होती है वो पता होती है, जबकि आरएपीडी में हमें वह सीक्वेंस पता नहीं होती है। नाउ AFLP एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो AFLP जो है यह PCR बेस्ड है, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का भी यूज किया जाता है। तो यह RFLP और RAPD दोनों का मिक्सचर है, दोनों को इसको यूज किया जाता है। जो AFLP है एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अंदर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम यूज करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम यूज करते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो डीएनए है उसके अंदर स्टिकी एंड्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। देन हम एडेप्टर्स यूज करते हैं, तो वो एडेप्टर्स जो होते हैं उनकी सीक्वेंस और जो स्टिकी एंड्स बने उनकी सीक्वेंस सेम होती है, तो वहां जाकर एडेप्टर्स ऐड हो जाते हैं। देन हम प्राइमर्स का यूज करते हुए पीसीआर परफॉर्म करते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पीसीआर में हम प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड्स और टेक पॉलीमरेज, बफर, ये सब हम ले लेते हैं और उसके बाद पीसीआर परफॉर्म करवाते हैं। तो हमें डिफरेंट तरह के एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं और फिर हम उनको बेंडिंग पैटर्न को विजुलाइज करते हैं। यहाँ पर आप देखिए टेक्निक, आपने यहाँ पर एक जीनोमिक डीएनए हमने लिया है, फिर इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट किया है। जो स्टिकी एंड्स मिलते हैं उसमें हम एडेप्टर ऐड करते हैं प्लस लाइगेज एंजाइम यूज करते हैं, तो एडेप्टर्स वहां पर जाके स्टिकी एंड्स पर जाकर ऐड हो जाते हैं। देन उसके बाद हम पीसीआर रन करवाते हैं। तो प्राइमर हम यूज करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स हमें मिलते हैं और एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर प्राप्त करते हैं। डिफरेंट सैंपल्स के द्वारा हमें डिफरेंट बैंड यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो आरएफएलपी, आरपीडी और एएफएलपी हैं, ये जेनेटिक मार्कर्स हैं जो हमें जेनेटिक मैप बनाने में सहयोग देते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।